कि ईद पर छुट्टी नहीं मिलेगी। क्या ये जायज है? अपने तारीख मकानों से तो बाहर झांको, जिंदगी शम्मा लिए दर पे खड़ी है यारो। संकेत कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि माहौल क्या बन गया है, क्या बनता जा रहा है। ये वो देश तो नहीं है जिसमें मैं पैदा हुआ था। ईद है, दिवाली है, होली है, हम लोगों ने सब साथ मनाया है। भाईचारे के अलावा हमारा रहना मुमकिन नहीं है एक साथ। हम देश को बर्बाद कर देंगे। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से ज्यादा कमजोर है। टाइम आ गया है कि इनको सबक सिखाया जाए। अब तुम्हारे हाथ से चीज निकल चुकी है। अब तुम्हें सुधारना अब हमारी जिम्मेदारी है। हम तुम्हें सुधारेंगे, तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी भलाई के लिए क्या चीज है। क्योंकि फिर जब तुम सुधर जाओगे तब हिंदुस्तान की भलाई होगी। दिस इज द रिपीटेड मैसेज दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ईद एक ऐसा त्योहार है जो त्योहारों की तरह ही है, पर्व की तरह मनाया जाता है। और ईद को लेकर के रोजा इफ्तार ये हमेशा एक पर्व का माहौल हिंदुस्तान में हमेशा रहता है। मुस्लिम समुदाय के लिए खास तौर से, क्योंकि उनका पर्व है। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों तक सीमित रहने वाला पर्व नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसे पर्व में बातें कुछ इस तरीके की होने लगें कि इस पर्व पर छुट्टी नहीं मिलेगी, जैसे कि हरियाणा में हो गया है, या इस पर्व से पहले मीट की दुकानें बंद कर दी जाएं, इस तरीके की बातें होने लगें, तो ये आम तौर पर अटपटा लगना चाहिए। कुछ इसी तरीके की बातें अब हो रही हैं। दिल्ली में मीट की दुकानों को लेकर के अब एक कार्रवाई हुई है कि इनको बंद किया जाए। और वहीं हरियाणा सरकार का यह कहना कि ईद पर छुट्टी नहीं मिलेगी। क्या यह जायज है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नजीब जंग साहब। जंग साहब दिल्ली के पूर्व उप राज्यपाल हैं, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर, जामिया मिलिया इस्लामिया के फॉर्मर वाइस चांसलर। जंग साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब इस तरीके की बात आप सुनते हैं, आपके मन में क्या ख्याल आता है? संकेत कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि माहौल क्या बन गया है, क्या बनता जा रहा है। ये वो देश तो नहीं है जिसमें मैं पैदा हुआ था। हमने दंगे देखे हैं, हमने हिंदू मुस्लिम विवाद देखे हैं, हमने कॉन्फ्लिक्ट्स देखी हैं। लेकिन इस किस्म का जानबूझ के सरकार की पहल पे ये इस किस्म की कार्रवाई होना, इस ये तो मेरी मेरी बिल्कुल कल्पना से बाहर है। मुझे लगता है कि एक एक पागलपन हम लोगों पे सवार है, हम सब पे, हम सब समाजों पे, हर सब धर्म वालों पे। क्योंकि कोई भाईचारे की बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे की बात समझने को तैयार नहीं है। हम जब बड़े हो रहे थे दिल्ली में, और मैं पुरानी दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, तो ईद है, दिवाली है, होली है, हम लोगों ने सब साथ मनाया है। सबके घरों में हम साथ गए हैं। मुझे याद है दिवाली में मेरे मेरे बराबर नेबर्स तो पंजाबी रेफ्यूजीज थे। उनके यहाँ जो दिवाली में शाम को पूजा होती थी तो हम वहाँ जाया करते थे। मेरा नाम लिखा जाता था मूर्ति के नीचे। तो और मध्य प्रदेश में मेरे बॉस थे, महाराज सिंहदेव, आईएएस डायरेक्ट रिक्रूट थे। उनके घर में, पूजा घर में मैं हमेशा जाता था, और पूजा घर में एक छोटी सी कुरान छपी हुई रखी रहती थी। तो ये हमारा कल्चर है। अब ये बातें मैं बार बार रिपीट करूं कि साहब वो गंगा जमनी कल्चर था और ये था वो था, ये तो बिल्कुल ही अब लोग भूल चुके हैं। अ, ये ये तो बात, अब मैं समझता हूँ ये जो नौजवान पीढ़ी जमा हो रही है ये समझती ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज हम लोगों को ये समझनी है कि भाईचारे के अलावा हमारा रहना मुमकिन नहीं है एक साथ। हम देश को बर्बाद कर देंगे, और उसी तरफ हम देश को ले जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ 140 करोड़ आबादी है, और जहाँ 20 करोड़ 25 करोड़ अल्पसंख्यक हैं,
उनको तो साथ लेके चलना, उनसे मोहब्बत करना, उनको उनको बढ़ाना, उनका हाथ हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना, ये ज्यादा हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, बहुसंख्यक समाज की जिम्मेदारी हो जाती है, न कि उनकी टांग पकड़ के और नीचे खींच लेना। क्योंकि जो मुस्लिम समाज की हम लोग बात कर रहे थे, जिस संदर्भ में आपने बात शुरू की, तो इससे इससे इस वक्त जितनी पीड़ा में ये समाज है, मैं नहीं समझता कि कोई और है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से ज्यादा कमजोर है। सच्चर साहब ने इसका जिक्र किया है और लोगों ने इसका जिक्र किया है, लेकिन हम तो रोज देखते हैं, बेहाली है, नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। और जो लीडरशिप देने वाले लोग हैं, वो आप टेलीविजन पे देखते हैं, रोज शाम को जो डिबेट करने वाले आ जाते हैं मुसलमानों के नुमाइंदे, वो इस लायक नहीं है कि आप उनकी बात सुन सकें। तो जिस समाज में लीडरशिप खत्म हो जाती है, जिस समाज में इल्म नहीं होता है, जिस समाज में फाइनेंसिस कमजोर होते हैं, तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है कि उस समाज की नाक नहीं रगड़ी जाती, उस समाज को उसके साथ गले मिलके, उसका हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन आई एम अफ्रेड कि उसका बिल्कुल बिल्कुल विपरीत हो रहा है, क्योंकि हो ये रहा है कि लोग ये समझते हैं कि विवाद बढ़ाने से, विरोध बढ़ाने से हमें एक फॉर्मूला मिल गया है पॉलिटिकल पावर में रहने का, और ये फॉर्मूला आज तक चल रहा है। देखिए, ये चीज कांग्रेस के जमाने से एग्जामिन की गई थी, ये कहिए कि मुसलमानों पे हाथ रखा जाए, जिसको अपीसमेंट कहा गया, कि कहीं कुछ दे दीजिए, कुछ और बढ़ा दीजिए, वगैरह वगैरह, जिससे उनका वोट आपको मिले। और ये समझा गया कि मुसलमान वोट की वजह से हमको पावर में आना संभव होता है। वो मिथ बीजेपी ने खत्म कर दिया। बीजेपी ने आने के बाद ये आपको साबित किया, और मुसलमानों को भी ये संकेत दिया कि आप इस हवा में न रहें कि आपकी वोट के बिना हम जीत नहीं सकते। और हिंदू समाज को इतना अलग कर दिया मुसलमान और क्रिश्चियन और सिख समाज से, कि हिंदू समाज ये समझने लगा कि भाई हम अपने बल पे अब इलेक्शन जीत सकते हैं और सरकार में आ सकते हैं, और ये हम कर रहे हैं। इसी का नमूना आप देख रहे हैं उत्तराखंड में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और अब दिल्ली में देखेंगे कि हमें इनकी परवाह नहीं है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट देम, दे आर पार्ट ऑफ अ डेकेडेंट सोसाइटी। खत्म हो चुका है इनका जमाना। अब टाइम आ गया है कि इनको सबक सिखाया जाए। और मुसलमान समाज इस वक्त कुछ कह तो इतने, जो संकेत आपका पिछले, संकेत तो आपका नाम है, मेरा मन संकेत से मतलब इशारा था, कि जो हमें इशारे मिल रहे हैं पिछले 10 साल से, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे सीएए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे अब वो वक्फ बिल हो, ये हर चीज में ये बताया जा रहा है मुस्लिम समाज को कि देखो, अब तुम्हारे हाथ से चीज निकल चुकी है, अब तुम्हें सुधारना अब हमारी जिम्मेदारी है। हम तुम्हें सुधारेंगे, तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी भलाई के लिए क्या चीज है, क्योंकि फिर जब तुम सुधर जाओगे तब हिंदुस्तान की भलाई होगी। दिस इज द रिपीटेड मैसेज दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, एंड आई एम अफ्रेड कि इसको इसको बढ़ा, एवरी एवरी फोर्टनाइट एक नई चीज आ जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब आप मस्जिदों को अब नहीं खोदेंगे, तो कोई और बहाना निकल जाता है किसी तरह से खोदने का। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है डिमोलिशन नहीं करेंगे, तो उसका भी कोई तरीका निकाल लिया जाता है। तो मीट शॉप बंद करना तो एक केवल एक संकेत है कि हम आपको आपकी जगह बता रहे हैं। मैं तो मुसलमानों से ये कहूंगा कि भाई, नवरात्रि का टाइम आ रहा है, इसमें हमें एक एक मैच्योर एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आप एक दिन नहीं दुकान खोल सकते, तो उससे पहले वाले दिन जरा ज्यादा देर के लिए खोल लीजिएगा, या अगले दिन ज्यादा पहले खोल लीजिएगा। लेकिन ये माहौल नहीं है कि हम इस चीज को बढ़ाएं। हमें डायलॉग करना है आपस में। हमें हमारे लीडर्स को बैठ के समझना होगा कि इस किस्म की एक्टिविटीज से लॉन्ग, देखिए, कोई सरकार परमानेंट नहीं है। जब नहीं रहा रूस का हजार बाकी, तो कैसे रहेगा सालाजार बाकी? या कोई नहीं रहने वाला है।
देयर इज नो परमानेंस इन दिस। आज ये सिक्का चल रहा है, कल ये सिक्का नहीं चलेगा। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियन नहीं समझता है। वो इतनी लिमिटेड सोच है उसकी कि मैं तो अगले 4 साल रह जाऊं, और 4 साल के बाद फिर मैं जाग जाऊं कि इस साल मैं 2,500 रुपये दे रहा था, अगले साल 3,500 रुपये दे सकूं गरीबों को, कि मैं फिर पावर में आ जाऊं। इतना इंटरेस्ट है। तो दिस इज नॉट नेशनल इंटरेस्ट। आप फरमाएं। जंग साहब, मैं बस आपसे, आपने उसके बारे में इशारा जरूर किया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है ये उकसाने का एक प्रयास है? आप बताइए, अगर मुसलमान, फर्ज कीजिए एक सिचुएशन, ईद है, ईद के दिन अगर हरियाणा में छुट्टी नहीं होगी, और अगर एक मुस्लिम कर्मचारी है, उससे फिर ये एक्सपेक्टेड होगा कि वो ईद के दिन ऑफिस आए अपनी छुट्टी के दिन, या छुट्टी अप्लाई करे, फिर उससे रिलेटेड बातचीत, ये अगर उकसावा नहीं है तो और क्या है? उकसाने की कोशिश तो आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से होती है। जब मंदिरों के सामने ढोल बजाए जाते हैं नमाज से पहले, या किसी भी त्योहार से पहले बदतमीजियां की जाती हैं, या जुलूस निकाले जाते हैं जहां पर हल्की बातें की जाती हैं, ये आज से नहीं है, बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन जब पहले होता था तो समाज का एक विशेष वर्ग इसको करता था। आज जो हो रहा है वो सरकार की पहल पे हो रहा है, और सरकार ये संकेत दे रही है कि हमारा वरद हस्त तुम्हारे ऊपर है, मैं जो करना है कर लो। तो टॉलरेंस बिल्कुल खत्म हो गया। सरकार कह रही है कि अब आप कर लो, और अगर आप पे एक्शन होगा तो हम तो तुम्हें 24 घंटे में निकलवा देंगे, तुम्हारी जमानत हो जाएगी। सो देर इज नो फियर। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 तक स्पष्ट आदेश थे कि जब कभी सांप्रदायिक बातें हों तो ये सिस्टमैटिक कदम आपको लेने हैं। पीस कमेटी बनेगी। अगर कन्फ्रंटेशन हो तो आप वार्निंग करेंगे। अगर आपकी वार्निंग चलेगी तो आंसू गैस होगा। अगर आंसू गैस नहीं होगा तो लाठी चलेगी। अगर लाठी नहीं चलेगी तो गोली चलेगी। आज वो सब निर्देश, जो आज भी मेरे ख्याल गवर्नमेंट की फाइलों में होंगे, क्योंकि मैं तो 45 साल उस सिस्टम में रहा हूं, वो निर्देश कहीं ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। और आज का नौजवान पुलिस अफसर ये समझता है, जो आपने दिल्ली में देखा, जो आज एक, अब तो पॉलिटिकल लीडर सामने खड़े होके 2020 2020 के दंगों में कह रहे थे कि 1 घंटे में खाली कर दो नहीं तो फलाना हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर साथ में खड़ा था। और जब 2020 में झगड़े हुए तो आज भी लोग बंद हैं, और एफआईआर में एफआईआर हो रही है, कोर्ट्स कुछ नहीं करते, इनोसेंट लोग बंद हैं। आज उमर खालिद का 5वां साल शुरू हो चुका है, लेकिन कोर्ट कोर्ट सुनता नहीं। जब जमानत का टाइम आता है तो या जज साहब नहीं बैठते, या जज साहब छुट्टी पे होते हैं। किसकी बात सुनी जाएगी? आपका सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, आपका सिस्टम चरमरा रहा है, क्योंकि आप हम सब में सांप्रदायिकता भर रहे हैं। आप इतिहास बदल रहे हैं। आप इतिहास की किताबें बदलना चाहते हैं। तो अगले साल में, अगले 10 साल में आप देखिएगा कि क्या क्या सिनारियो आपके सामने बन रहा है। ये आपको, मुझको, सबको बैठ के सोचना पड़ेगा, और फिर सरकार को बाध्य करना पड़ेगा हम पे कि भाई सोच तो लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। देर आर देर आर ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस टू सोसाइटी। क्योंकि आज जो बार बार कह रहे हैं प्रोवोकेशन की बात, मैं आपका क्यों जान के नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये टाइम है मुसलमानों का प्रोवोक नहीं होने का। टाइम वो है कि एक 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 ऐसी, मैं क्या बताऊं आपको लफ्ज हो, एक ऐसी पेशेंस दिखाने का। क्योंकि जब ज्यादती होती है तो इंसान या तो रिएक्ट करे या पेशेंट रहे। और इस वक्त मैं समझ रहा हूं कि इस व्यवस्था में पेशेंस इज अ बेटर वे। क्योंकि ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड कि दुनिया भर में एक इस्लामफोबिया है। मुस्लिम्स हैव नॉट कवर्ड देमसेल्व्स विद ग्लोरी इंटरनेशनली। तो वो चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपने इराक में क्या किया या आपने सीरिया में क्या किया। देर इज अ ग्रोइंग इस्लामोफोबिया इन द वर्ल्ड, एंड देयरफॉर देर इज नो सिंपैथी फॉर यू। तो आपको हिंदुस्तान में पेशेंस दिखानी पड़ेगी, पार्लियामेंट में पेशेंस दिखानी पड़ेगी, जो करंट लीडर्स हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। आपके ऑपोजिशन को एक मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। ऑपोजिशन भी बह जाता है।
मुझे कोई ऐसी मैच्योर चीज ऑपोजिशन से नहीं दिखी जो सांप्रदायिकता के विरोध करती हो। भाषण सुनने हैं बस, but there is no concrete step. The only concrete steps that are taken actually and spoken publicly are by channels like yours. आप हो या रवीश कुमार साहब हो या कुछ और हो, आप ही लोग हैं जो बोलते हैं कि एक सभ्य सोसाइटी की जरूरत है, नेता नहीं बोल रहे। तो जो आपका सवाल था कि प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन में इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि कोई मुझे रास्ता दिख नहीं रहा है। आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा? बिल्कुल। जंग साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने ये बताया कि आज की डेट में मुसलमान क्या करे। अब ये मन में जरूर आएगा और ये आना लाजमी है कि मैं ईद पर छुट्टी भी ना पाऊं। इस देश में त्योहारों पर छुट्टी किसी कारण से दी जाती है ना, ताकि आप त्योहार मना सकें। तो ईद की छुट्टी मुसलमानों की छुट्टी नहीं होती, वो देश के लिए एक मौका होता है कि आप घुले मिलें, समझें कि कितने अलग अलग विविधताएं जो हैं इस देश की, उसको आप आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके का काम करना, प्रोवोकेशन वाला सवाल का आपने जवाब दिया। आगे क्या राह है? आप कहते हैं कि पेशेंस, संयम बरतना वो एक राह है। बाय डिजाइन है, ये भी बहुत क्लियर हो गया है कि ये बाय डिजाइन किया जा रहा है, इसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं नजीब साहब कि हर चीज का एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है कि आप कोई चीज करें और उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, वो कितने सही होंगे, कितना फायदा देंगे। क्या आप आज के हिंदुस्तान में एक ऐसी स्थिति देखते हैं कि अगर इस तरीके की राजनीति होगी तो उसके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होंगे, या अभी दिल्ली दूरस्थ? दो बातें मैं आपसे कहना चाहता था। एक तो कि मेरा और आपका एक्चुअल कल्चर, आपका मेरा हिस्टोरिकल कल्चर क्या है? क्या वो नफरत का है, या क्या जो बुल्ले शाह कहते हैं कि होरी खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, होरी खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, ये बुल्ले शाह कहते हैं। ये आपका और मेरा कल्चर है। अब आप उसमें नफरत पैदा करेंगे तो जो शब्द आपने इस्तेमाल किया कि इनएविटेबल है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होंगे, क्योंकि मेरे घर के बराबर जो रहने वाले हैं वो गैर मुसलमान हैं, और मेरी और उनकी जो ताल्लुकात हैं वो घर के हैं। मैं एक पहले भी कह चुका हूँ, ये छोटी सी कहानी आप इजाजत दें अगर 2 मिनट तो मैं जी बताना जी चाहूँ बिल्कुल। कि 1947 में जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई, हम लोग छोड़ के नहीं गए। हम लोग दरियागंज में रहते थे, हमारी पुरानी वहाँ हवेली थी, और गेट पे बहुत बड़ा गेट था जो हवेलियों का होता था, वहाँ मेरे फादर खड़े थे और एक टांगा गुजर रहा था, और टांगे में एक फैमिली थी, 2 मर्द थे, 2 लेडीज थी और कुछ बच्चे थे। तो हमारे फादर ने उसको रोका कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उनका सी हम तो पाकिस्तान से आए हैं और घर ढूंढ रहे हैं कि कोई घर नहीं। उनका आप अंदर आ जाइए। ये फैमिली हमारे घर में आई। ये फैमिली हमारे घर में 1947 से लेकर 1956 तक रही। मेरे फादर और मदर उनके इत्मीनान के लिए अपना घर छोड़ के एक फ्लैट में चले गए, कनॉट प्लेस। ये फैमिली आपको मालूम है कौन थी? कौन? जस्टिस राजेंद्र सच्चर और कुलदीप नैयर साहब। अरे बाप रे बाप। ये 7 साल 8 साल हमारे हम्म। घर में रहे, फैमिली के ताल्लुकात रहे। और चूंकि हमारा घर बड़ा, ये 56 में चले गए, जब ये आबाद हो गए हम लोग वापस आ गए। और चूंकि ये घर बड़ा था और नेबर्स में छोटी फैमिली जो पार्टीशन में आई थी वो थे, उनके जितने भी फंक्शंस होते थे, शादियों के, कल्चरल फंक्शंस, वो मेरे घर के दालान में हुए हैं, हम उनके साथ पले हैं। ये मेरा आपका कल्चर है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हैज टू हिट इंडिया। लेकिन टुडे आप इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग इस चीज को भूल रहे हैं। वो एक जनरेशन मर रहा है और जो ये नया जनरेशन है उसमें हम नफरत पैदा कर रहे हैं। लेकिन नया जनरेशन भी पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा। आज टाइम एआई का है, आपका बच्चा एआई भी देखेगा,
उसमें देखेगा कि ग्रॉक क्या कह रहा है हमारी सरकार के बारे में। आपने भी पढ़ लिया। हम्म। तो ये सच्चाइयां भी सामने आएंगी। तो मेरा फिर वही कहना है आपसे कि नहीं रहा रूस का जार बाकी तो कैसे रहेगा सलाजार बाकी। ये आपका सिस्टम बदलेगा। आपने 10 साल पहले देख लिया, आम आदमी आदि आ गए, वो 10 साल राज करके चले गए। जब वो आए थे और जिस शोर से आए थे, जिस हवा से आए थे और 67 सीटें लेके आए थे, किसने कल्पना की थी कि इस तरह से बाहर हो जाएंगे। तो ये तो होता है जमाने में। हमने मिसेस गांधी का जवाल भी देखा है, हमने मिसेस गांधी का उरूज भी देखा है। तो ये सब टाइम एक है, और ये एक बुरा टाइम है। मैं समझता हूँ सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये हिंदुस्तान के लिए बुरा टाइम है, जो हम लोग एक हवा में घूम रहे हैं के साथ। जीडीपी बहुत बढ़ गई है और हम लोगों के यहाँ कार्स चल रही हैं और चकाचौंध है और रोशनी। आप एम्प्लॉयमेंट देखिए ना, मेरे नौजवानों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं क्या? जो बच्चा आज इंजीनियरिंग करता था, वो इंजीनियरिंग करने से इनकार कर रहा है क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद वो फिटर नहीं बनना चाहता। देर आर नो जॉब्स अवेलेबल। और आपने जवान के हाथ में, नौजवान के हाथ में ये दे दिया है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज सो डेंजरस कि दिन भर वो बैठ के इस पे pornography देखता है, पढ़ता तो है नहीं क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। तो वी आर प्लेइंग विद वेरी डेंजरस टाइम। सरकार जब कुछ नहीं कर पा रही तो ईद की छुट्टी खत्म कर दो, अटेंशन डाइवर्ट कर दो, ताकि लोग शोर मचाते रहें और संकेत साहब डिबेट करते रहें, जंग साहब से बात करते रहें, और ये सब डाइवर्टेड है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी हम भूल गए, गाजा भी हम भूल गए, अपनी नेबरहुड भी भूल गए, चीन की तरक्की भी भूल गए, अपने बॉर्डर में जो हालात हैं वो भी भूल गए। ये सब चीजें हम भूल गए। अब हम लग गए कि साहब आज तो ईद, ईद में हम लोग एक दूसरे से गले नहीं मिल सकते। एक पूरा एक हफ्ते में हमने अपना माहौल बदल दिया। वो बेचारा कुणाल कामरा क्या बोल रहा था, वो छुपा बैठा है। ऑल डाइवर्शन। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सरकार इसलिए भी डाइवर्ट करती है क्योंकि सरकार के फेलियर्स इतने अपेरेंट हैं, और एक नशा आप में डाल दिया है उन्होंने, दिस फेक नेशनलिज्म, कि एक कौम को आप गाली देते रहिए तो आप नेशनलिस्ट। ये अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल नजीब जंग साहब, मुसलमान क्या करे? संकेत आप ही नहीं, मुसलमान समाज में हर घर में ये डिबेट हो रही, हम्म। हर घर में डिबेट हो रही है कि क्या करें। और मैं बार बार ये कहता हूं कि देर इज अ सेंस ऑफ अनईज, देर इज अ सेंस ऑफ इम्पेशंस, देर इज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, और एक बेचैनी। अब 24 करोड़ लोगों में ये बेचैनी, ये सरकार कब तक पैदा करना चाहती है और रखना चाहती है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो आप और मैं नहीं जवाब दे सकते। मैं और आप केवल इतनी कामना कर सकते हैं कि कहीं भगवान न चाहे कहीं वायलेंस पे उतर आए। छोटे छोटे ग्रुप्स में यंग नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है, आपको जेल में बंद कर देते हैं, पुलिस में आप देखिए, अगर आपकी कोर्ट में सुनवाई नहीं है, अगर आपकी पुलिस में सुनवाई नहीं है, आपकी तहसील में सुनवाई नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एक लावा उबलता है। मेरे को और आपको ये कामना करनी है कि ये लावा दबा रहे। एंड आई वुड कॉशन दिस गवर्नमेंट थ्रू योर चैनल कि दिस इज द टाइम नॉट टू प्ले विथ फायर। हमको साथ लेके सबको चलना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं विश्वास तो एंगल देख ही नहीं रहा हूं, विकास में एक वर्ग का देखता हूं। तो उसमें जो एक वर्ग है उसमें हिंदू बेचारे शामिल हैं, क्योंकि एक वर्ग हिंदुओं में भी बेचारों को प्रगति होती है, बाकियों को भूल चुके हैं हम। उनको तो आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप में खुश रहिए। नजीब जंग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये बातें कही। उम्मीद है कि दिस विल फॉल ऑन समवन्स ईयर्स, जिससे थोड़ा सा संयम बरता जाए, राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों को ये समझ में आए कि माहौल ना बिगड़े, उसके लिए कदम उठे। जी। मैं एक बात तुमसे कहना चाहता था खत्म हाँ। करने से पहले, क्योंकि तुम खत्म कर रहे हो, जी। कि जानिसार अख्तर का एक शेर है जो हम्म। हम सब पे मौजूद है, इस समाज पे मौजूद है। हम्म। उन्होंने ये कहा कि अपने तारीख, तारीख हिस्टोरिकल कहते हैं पुराने, हम्म। अपने तारीख मकानों से तो बाहर झांको, जिंदगी शम्मा लिए दर पे खड़ी है यारों।
तो ये हम लोग हिंदुस्तान को अपने डार्क कॉर्नर में न भेजें, इस ताक से निकालें, पढ़ाई लिखाई करें, मोहब्बत करें, और सबसे बड़ी चीज, समाज में आपस में शादियां करें। हिंदू मुसलमान से शादी करे, मुसलमान हिंदुस्तान से शादी करे, क्रिश्चियन से शादी करे। वी आर फैमिलीज विल कम क्लोजर। ये तो आपने बी आर अम्बेडकर वाली बात कही, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम के संदर्भ में इसी तरीके की बात करते थे कि जब तक हम मिलेंगे जुलेंगे नहीं, बस। तब तक ये डिफरेंसेस हटेंगे नहीं। जंग साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दीज आर वाइज वर्ड्स, लेट्स होप दे डोंट फॉल ऑन डेफ ईयर्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू एज धन्यवाद ऑलवेज। हमारे साथ जुड़े। थैंक यू एज ऑलवेज उपाध्याय, ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर।